सर, आवाज रुक गई है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जरा अपने जैक को सर थोड़ा सा टाइट कस लें, टाइट कर लें तो हो जाएगी वो। आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर जरा अपने कैमरे को भी थोड़ा ठीक कर लीजिए, आपका तो चेहरा नहीं आ रहा है। और पीछे और थोड़ा सा, थोड़ा और पीछे कर लीजिए अपने आप को, थोड़ा सा और अभी नहीं आ रही है, सर कट रहा है। और बस ठीक है सर, ओके, कंटिन्यू सर। सर माइक को थोड़ा सा अपने पास कर लीजिए, उसके पास कर लीजिए। हाँ, इसको थोड़ा सा, हाँ, ऊपर 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 और ऊपर। हाँ वही करके बोल लीजिए सर। जैक फिर से हिल गया है, आवाज नहीं है। जैक लग रहा है आपका फिर से हिल गया है सर। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है सर। आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है सर अब। हाँ ठीक है। हम्म। सर चेहरा पीसी थोड़ा सा बीस आप उन्नीस अपना सौ पीछे पीछे कर लीजिए, चेहरा नहीं आ रहा। हाँ बस ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ के सर कैमरा आप अपना ऊपर कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कैमरा वो जैक थोड़ा ठीक कर लीजिए अभी। आवाज नहीं आ रही, यू आर नॉट ऑडिबल सर। आ रही है आवाज? हाँ आवाज बोलिए सर, आ रही है। हाँ बस मुझे प्रसन्नता है कि आज आवाज आपकी फिर से गायब हो गई। आ रही है अब? हाँ अब आ रही है। हाँ? हाँ आ रही है, आ रही है। परम आदरणीय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, फोन निकाल के बात करें। सर ईयरफोन निकाल दीजिए सर, ईयरफोन डिस्टर्ब कर रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है। ईयरफोन निकाल दीजिए सर। आपकी आवाज आ नहीं रही है सर।
हेलो हेलो। आदरणीय, आ रही आवाज? हाँ आवाज आ रही है सर, थोड़ा अपना चेहरा आगे की तरफ कर लीजिए कैमरे को। हाँ ठीक है, अब बोलिए आदरणीय सर। शर्मा जी, जो इस समय राष्ट्रीय ख्याति लब्ध, इस समय प्रतिष्ठित विद्वान हैं और आपके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर विकास कर रहा है और पूरे भारत में इस विश्वविद्यालय का नाम आज शैक्षणिक जगत में है। उसका कारण आदरणीय प्रोफेसर शर्मा जी को जाता है। आदरणीय शर्मा जी ने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करके आज जो विश्व में वैश्विक महामारी की चुनौतियां हैं और इसमें गांधी के विचार कैसे उसमें समाहित करके एक नए भारत का निर्माण, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, उस नए भारत के निर्माण में नूतन भारत की परिकल्पना क्या होगी, उसकी चुनौतियां क्या हैं और उसकी संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, इस पर आज एक प्रबोधन आदरणीय प्रोफेसर शर्मा जी का होना है। यह काशी विद्यापीठ संस्था जो राष्ट्रीय संस्था रही है, इस संस्था में इसके अपने उद्देश्यों के साथ, चरित्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय सरोकारों के साथ इस विश्वविद्यालय का रिश्ता रहा है। ज्ञान और विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में भी इस विश्वविद्यालय ने आदरणीय कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह जी के नेतृत्व में काफी ऊंचाई को प्राप्त किया है और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाए हुए है। यह विश्वविद्यालय अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इसी शताब्दी वर्ष के परिप्रेक्ष्य में क्यों याद करें हम गांधी को, इस व्याख्यान माला की शुरुआत हुई है। आज हम आदरणीय प्रोफेसर शर्मा जी को अपने बीच में पा करके हम गौरवान्वित हैं और हम भूर भूर आपकी का अभिनंदन करते हैं काशी की धरती पर। और काशी विश्वनाथ से, महादेव से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि और आप आदरणीय शर्मा जी को और ऊंचाई प्रदान करें और हम लोग को भविष्य में भी आप ऐसे ही मार्ग निर्देशन देते रहें। आप केवल एक उच्च कोटि के विद्वान ही नहीं है, बल्कि एक मानव के रूप में, एक सुहृद व्यक्ति के रूप में भी आपकी एक ख्याति है। आप अपनों के प्रिय हैं, यह एक आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ व्यक्तिगत रूप से, और मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, अपने संस्था की ओर से और इस राष्ट्रीय धरोहर की संस्था की ओर से मैं आदरणीय शर्मा जी का कोटिशः अभिनंदन करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय, क्योंकि मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि आदरणीय शर्मा जी केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई संस्थाओं के साथ आपका सरोकार है और आप काउंसलिंग के माध्यम से, सलाहकार समिति के माध्यम से तमाम संस्थाओं के विकास में आप नए नए कार्य कर रहे हैं। हम गौरवान्वित हैं आपको जैसे विद्वान और मनीषी को आज अपने इस वेबिनार में पा करके। आपका स्वागत और अभिनंदन इस संस्था से, और आपके दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए कि पुनः और आप शैक्षणिक जगत में ऊंचाई को प्राप्त करें। और इसी के शुभकामना के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सादर प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। Thank you, sir. Now I am invited to respected Professor Sanjeev Kumar Sharma sir कि वो आए और अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। आदरणीय प्रोफेसर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना ठीक से? जी सर, जी आ रही है सर। आपको नमस्कार करता हूँ, बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महात्मा गांधी के काशी विद्यापीठ के माननीय कुलपति मेरे आदरणीय अग्रज प्रोफेसर टी.एन. सिंह को प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम में आपके बीच में मुझे बुलाने के लिए और अपनी कुछ बात कहने के लिए अवसर देने के लिए अपने अग्रज, बहुत मुझसे स्नेह रखने वाले आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मैं जिस संस्था का इतिहास 100 वर्ष का हो रहा है, उस संस्था से संबद्ध हो रहा हूँ। मुझे आप सबके बीच में अपनी कुछ बात कहने का अवसर मिल रहा है
आदरणीय योगेंद्र सिंह जी मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं, इसलिए मेरे सम्मान में ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं जिनके मैं संभवतः योग्य ना भी हूँ। अति आत्मीयता में वो ऐसा कहते हैं। मैं उनका आभारी हूँ इस कार्यक्रम से। भाई अनिल जी, अंजना जी, अलका जी, सभी लोग जो इस कार्यक्रम से शिक्षक लोग जुड़े हुए हैं, सबको यहाँ से अभिवादन करता हूँ। महात्मा गांधी की भारत की पहली कर्मभूमि चंपारण से प्रणाम करता हूँ। और जो लोग इस कार्यक्रम से अन्य माध्यम में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिससे बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, पहले विभिन्न कार्यक्रमों में मुझे आपके साथ मैं अपनी कुछ बात, यह भी मेरे लिए एक सौभाग्य का ही विषय है कि अपने जीवन में महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित एक विश्वविद्यालय में कुलपति के नाते दायित्व मिला है, और वह दायित्व भी ऐसे स्थान में मिला है जहां भारत में आने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी पहली कर्मभूमि प्रारंभ की, अपनी पहली कर्म यात्रा प्रारंभ की, अपनी पहली राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, अपना पहला आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन किया, और भारत की औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था वाराणसी के महात्मा गांधी विद्यापीठ से जुड़ गया, और ये दोनों का संयोग अपने आप में मणिकांचन संयोग है। इस पूरे कार्यक्रम को संयोजित करने वाले आदरणीय योगेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद देता हूं। और बड़ा रोचक विषय रखा है उन्होंने मूल रूप से इस व्याख्यान माला का, या शताब्दी वर्ष की व्याख्यान माला, जिसमें आप कह रहे हैं कि हम याद करें और नूतन भारत अब हम अपनी स्वतंत्रता के 74 वर्ष में जा रहे हैं, तो भारत एक नूतन स्वरूप सबके सामने आ रहा है। महात्मा गांधी को गए हुए भी अब बहुत वर्ष हो चुके हैं। अब भारत इस विषय में विचार जरूर करना प्रारंभ कर रहा है। विश्व के सम्मुख शांति की और वैचारिक राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आंदोलन होता है, लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। हम इस समय महात्मा गांधी की जन्म शक्ति के 150 वर्ष, सार्धशती वर्ष भी मना रहे हैं। अनेक विद्यालय का नेतृत्व कर रहा हूँ। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है। आ रही है सर, यू आर ऑडिबल सर। बीच में ऐसा हुआ सर आपकी आवाज आ रही है। तकनीक हाँ वो सर नेटवर्क की लग रहा है, आपके यहाँ से या कहीं से बीच में इशू है, ये सर हो जाता है कभी कभी। तो सर कंटिन्यू करें। जी,
तो इस जी सर। व्यवधान की भी क्षमा चाहता हूँ। ये तकनीक हमारा कितना साथ दे पाती है। भाई योगेंद्र सिंह जी को जब हम प्रारंभ करना चाह रहे थे तो देख रहे थे तकनीक कितनी सहायता करती है। तकनीक बहुत बार सहायता नहीं कर पाती, इसलिए व्यक्ति की संपूर्ण निर्भरता जब तकनीक पर हो जाती है तो कितनी कठिनाई आती है। इस विषय पर गांधी जी ने भी बोला, उस पर बाद में आऊंगा। मैं प्रारंभ फिर से बीच में जहां था वहीं से एक बार संयुक्त करने का प्रयत्न करता हूँ। इस व्यवधान के लिए क्षमा के साथ। महात्मा गांधी को जब हम याद करते हैं तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार की छवियां हैं। महात्मा गांधी के बारे में हम आज का युवा, आपका विद्यार्थी, मैं विशिष्ट रूप से चिंतित होता हूं उनके बारे में। आदरणीय योगेंद्र सिंह जी और मेरी जैसी आयु के लोगों के लिए महात्मा गांधी अध्ययन का विषय रहे हैं, शोध का विषय रहे हैं, अध्यापन का विषय रहे हैं, कक्षाओं में पुस्तकें लिखने का विषय रहे हैं, शोध पत्र लिखने का विषय रहे हैं, पीएचडी कराने का विषय रहे हैं। लेकिन आज का जो मेरा विद्यार्थी है, जो समाज विज्ञान का है या समाज विज्ञान का नहीं भी है, अन्य विषय पढ़ रहा है, कंप्यूटर के आधुनिकतम आविष्कारों से परिचित हो रहा है, मोबाइल से खेल रहा है, विश्व भर में अपने आजीविका प्राप्त करने के है, आधुनिकता के संपूर्ण प्रकार के उपकरणों को स्वीकार कर रहा है, उसके लिए गांधी किस रूप में आते हैं, वो गांधी को कैसे देखना चाहता है, उसके लिए गांधी की छवि क्या है, एक ये प्रश्न है। राजनीतिक नेतृत्व गांधी को किस प्रकार से देखता है, समाज विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये भी एक प्रश्न है। हम आप जानते हैं कोई भी सरकार बनती है, बाहर से कोई राजनेता आते हैं, सरकारें शपथ लेती हैं, सब राजघाट जाते हैं प्रणाम करने के लिए। महात्मा गांधी का एक हमने सांकेतिक रूप, मैं बहुत निर्भीकता से कह रहा हूँ, राजनीतिक व्यवस्था ने एक सांकेतिक छवि प्राप्त कर ली है। जब भी कोई कार्य प्रारंभ करना है, हम महात्मा गांधी के चरणों में प्रणाम करने के लिए राजघाट चले जाते हैं। हमने देश भर में महात्मा गांधी की मूर्तियां स्थापित की हैं, उनमें एक देवत्व आरोपित किया है, और उस देवत्व के आरोपण का परिणाम है कि हम उन्हें अपने प्रायश्चित कार्यक्रमों में प्रणाम करते हैं। देश भर में महात्मा गांधी के नाम पर विश्वविद्यालय बने हैं, महाविद्यालय बने हैं, और पिछले अनेक वर्षों में महात्मा गांधी के अध्ययन की शोध पीठ बनी है, विश्वविद्यालय में बनी है। बहुत सारे विद्यार्थी वहां शोध करते हैं, अध्यापक लोग शोध कराते हैं। संसार भर में महात्मा गांधी पर साहित्य लिखा जा रहा है। खुद महात्मा गांधी जी जब लिखते थे तो वो संपादक भी थे। 21 वर्ष साउथ अफ्रीका रहे, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए तो समाचार पत्रों का संपादन करते थे। भारत में आने के बाद भी वे समाचार पत्रों का संपादन करते रहे। तो एक संपादक के रूप में वो लिखते थे, संपादकीय लिखते थे, लेख लिखते थे, स्वयं इसके अतिरिक्त भाषण देते थे, प्रार्थना सभाओं में प्रवचन देते थे, लोगों के पत्रों के लंबे जवाब देते थे। वो सब सामग्री एकत्रित हुई। आप लोग इतिहास के अध्येता हैं, मैं उतना इतिहास नहीं जानता, लेकिन हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो भी लिखा उसे एकत्र करके एक संपूर्ण गांधी वाङ्मय नाम से भारत सरकार ने प्रकाशित किया। वो लगभग 100 खंडों में है। माने महात्मा गांधी ने स्वयं इतना लिखा है, स्वयं इतना बताया है, वो बहुत विशाल सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। संसार भर में लोगों ने उनके बाद, उनके जीवित रहते हुए निरंतर उन पर शोध किए। और मुझे मेरे मित्र लोग बताते हैं कि पूरे यूरोप में करीब अब तक 40,000 किताबें महात्मा गांधी पर लिखी जा चुकी हैं। भारत में कितनी लिखी गई हैं, उन पर एक अलग से शोध करने की आवश्यकता है। कितनी पीएचडी, कितनी किताबें महात्मा गांधी पर लिखी गई हैं, ये भी एक अकादमिक पक्ष है। तो एक अकादमिक पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष में आज सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया पर प्रत्येक व्यक्ति जिसके जो मन में आता है, अच्छा बुरा, वो तुरंत त्वरित टिप्पणी करने को तत्पर है। ऐसे में महात्मा गांधी के बारे में हमारे मन में एक कौतूहल है, हमारे मन में एक जिज्ञासा है, हमारे मन में एक उत्कंठा है, हमारे मन में एक प्रश्न है कि महात्मा गांधी के बारे में जो इतने साल पहले आइंस्टीन ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ होगा, बाद की पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी। आज की पीढ़ियों के समक्ष एक विश्वास का प्रश्न भी है अपने आप में। ये भी चिंता का विषय है। महात्मा गांधी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति क्या हुआ जिसका व्यक्तित्व इतना विशाल, इतना विराट, इतना व्यापक, इतना विशद, इतना सर्वसमावेशी था, और जो सरलता के साथ साथ कठोर से कठोर प्रकार के प्रयोगों को अपने जीवन में उतारने में सफल हुए। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशिष्टता, सबसे बड़ी विलक्षणता इसी में है कि उन्होंने जीवन में जो सिद्धांत बनाए, जिनको अंगीकार किया, उन सिद्धांतों को अपने आचरण में भी परिवर्तित किया, अपने व्यवहार में, अपने क्रियात्मक रूप में भी परिवर्तित किया। तो महात्मा गांधी की क्रियात्मकता पर भी एक
आश्चर्य, एक विस्मय सामान्य रूप से होता है। क्या ऐसा संभव हुआ होगा? क्या सत्य के प्रति इतना आग्रह सामान्य व्यक्ति के जीवन में, लोगों से बात करते समय, सार्वजनिक जीवन जीते समय, अपने जीवन के आगे के सपने देखते समय, आगे बढ़ते समय, लोगों से व्यवहार करते समय, शिष्टाचार, लोक व्यवहार, लोकाचार में आरोपित करना, इसको क्या संभव हुआ होगा? ये कठिन सवाल लगता है। क्या ब्रह्मचर्य को इस रूप में, जिस रूप में महात्मा गांधी कहते हैं, अहिंसा को जिस रूप में कहते हैं, क्षमा को जिस रूप में कहते हैं, आत्मबल को जिस रूप में कहते हैं, क्या उसे स्वीकार करना संभव हुआ होगा? ये बड़ा कौतूहल का विषय लगता है, विस्मय का विषय लगता है। आज आश्चर्य होता तो है, हमें लगता तो है ऐसा कैसे हुआ होगा? एक व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक आंदोलन में, राजनीतिक दल में काम कर रहा है, राजनीतिक दलों, राजनीतिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक आंदोलनों में काम करने वाले व्यक्तियों के आधुनिक समय के आचरणों को देखते हुए तो और अविश्वसनीय लगता है। जब हम राजनीतिक व्यवस्था में काम करने वाले व्यक्तियों की क्रियाकलापों को, उनके कहे जाने वाले आदर्शों को और उनके सचमुच के जीवन में, आचरण में, व्यवहार में होने वाली क्रियाओं को देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, क्या सचमुच में ऐसा हुआ होगा? ये गांधी के प्रति हमारे कौतूहल का परिचायक है, गांधी के प्रति हमारी उत्कंठा का द्योतक है, गांधी के प्रति हमारी उत्कंठा, कौतूहल भारत से बाहर और भी अधिक है, भारत से बाहर बहुत ज्यादा है। बहुत लोग आश्चर्य करते हैं, महात्मा गांधी के रूप में आपके देश में एक ऐसा व्यक्ति हुआ, उन्होंने ऐसा काम किया। तो महात्मा गांधी को समझने के लिए कई प्रकार की दृष्टि की आवश्यकता है। महात्मा गांधी के बारे में सोचते समय हम केवल उनके लिखे हुए, केवल उनके अध्ययन, उससे भी चलेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। विश्वविद्यालय व्यवस्था में गांधी को समझते समय हम आप दोनों संस्थाएं, मैं एक नई से नई संस्था की ओर से और एक बड़ी पुरानी संस्था, दोनों के संबंध में करते समय ये विचार जरूर करना है कि गांधी को समझने के लिए क्या उनके लेखन मात्र से हमारा काम चल जाएगा? जो नहीं चलेगा। महात्मा गांधी को हमने सामान्य रूप में, और आज मुझे कई बार ये भी आश्चर्य होता है, गांधी ने अपने जीवन में सबसे कटु आलोचना जिस राजनीतिक विचारधारा की वे भी आज स्वयं गांधीवाद के झंडा बरदार बनकर घूमते हैं। हम आप जानते हैं कि गांधी को पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में साम्यवादी विचारधारा, वामपंथी प्रवृत्ति से कितनी आलोचना थी, वे उसके कितने कटु आलोचक थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ देने के लिए वो उनके कितने कड़वे शब्द बोलते थे गांधी, और वे आज भारत के वर्तमान साम्यवादी गांधीवादी विचारधारा के झंडा बरदार बनते हुए घूमते हैं। जिनकी मूल विचारधारा हिंसा पर आधारित है, वह भी अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी के बारे में बात करते हैं। कई बार हमें आश्चर्य होता है ये। और आपको याद होगा लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि गांधी के कई प्रकार के पाठ हैं, कुछ कुजात गांधीवादी हैं, तो गांधी के कुपाठ की ओर भी कई लोगों ने उल्लेख किया है। तो गांधी का कुपाठ ना हो, गांधी का सही पाठ हो, ये भी आज के लिए आवश्यक है। नूतन भारत कैसा है और गांधी क्या कहते हैं, इन दोनों को संयुक्त करने का धीरे धीरे प्रयास करता हूं आपके सामने। महात्मा गांधी को हम कई रूपों में जानते हैं, जैसा मैंने कहा, लेकिन गांधी जी जब भी कुछ लिखते थे और कई बार लोग उनसे पूछते थे, महात्मा जी आपने जो आज कहा है, आज से कुछ वर्ष पहले, कुछ महीने पहले इस विषय पर आपने ऐसा कहा था, आज आपके विचार बदल गए। महात्मा जी कहते थे, देखो भाई, मैं स्वयं को संशोधित करता हूँ, स्वयं को परिवर्तित, परिमार्जित, परिष्कृत करता हूँ। जो मैंने पहले कहा था उसे अब भूल जाओ, जो मैं आज कह रहा हूँ वह सही है। ऐसा कहते हुए भी महात्मा गांधी 1948 तक अपनी एक विचार में परिवर्तित करने को तत्पर कभी नहीं हुए, और उन्होंने कहा 1909 में जो मैंने हिंद स्वराज लिखी थी उसमें परिवर्तन नहीं करूंगा, वो जस का तस स्वीकार कर रहा हूं। 1909 में लिखी हुई वो उस समय भारत आए नहीं है, भारत आने की कल्पना भी अभी नहीं है। 1915 में भारत आए हैं। 1909 में वो पुस्तक जो लिखते हैं हिंद स्वराज छोटी सी, उसमें बहुत छोटी सी पुस्तिका है, उस पुस्तिका में भारत की कल्पना करते हैं, नए नूतन भारत की कल्पना करते हैं। मुझे लगता है नूतन भारत की पहली कल्पना उस समय में राजनीतिक व्यवस्था के रूप में महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी उस कल्पना में भारत की राजनीतिक व्यवस्था मात्र की बात नहीं करते। महात्मा गांधी का वैशिष्ट्य इसी में है कि उन्होंने राजनीतिक आंदोलन को मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं रहने दिया, उसे उन्होंने सामाजिक आंदोलन, आध्यात्मिक आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन,
व्यक्ति निर्माण का आंदोलन, चरित्र निर्माण का आंदोलन सब प्रकार से समावेशी बनाया। उसका परिणाम है कि महात्मा गांधी 1909 में भारत की सभ्यता की बात करते हैं, रेल की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, इंजीनियर्स की बात करते हैं, पूरे राजनीतिक सामाजिक सारी व्यवस्था की बात करते हैं और कहते हैं कि भारत को यदि स्वतंत्रता मिल भी जाए और यदि वो पूरा पश्चिम का अनुकरण करने लगे तो ऐसी स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है। भारत की सभ्यता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित दिखाई देनी चाहिए, स्वतंत्र भारत की संपूर्ण तंत्र में सम्मिलित दिखाई देनी चाहिए, समाहित दिखाई देनी चाहिए, अन्यथा भारत के स्वातंत्र का कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है, और मैं प्राय कहता हूं कि महात्मा गांधी को हमने प्राय अपनी परंपरा से अलग देखा है, जबकि मुझे ऐसा लगता है महात्मा गांधी के पूरे जीवन काल को, उनके राजनीतिक आंदोलन को, उनके उपकरणों अभिकरणों को और उनकी तकनीक को यदि हम ध्यान से देखें तो वे भारतीय परंपरा से ही सब कुछ प्राप्त करते हैं। सामान्य रूप से उन्होंने पश्चिम से और अन्य विचारधाराओं से जो भी उपादेय लगा उसे प्राप्त किया। वे रस्किन को पढ़ते हैं तो अंटू दी लास्ट को पढ़ के भी कुछ सीखते हैं, वो टॉल्स्टॉय से कुछ सीखते हैं, वो बाइबिल से कुछ सीखते हैं, लेकिन मूल रूप में जो प्राप्त करते हैं वो भारतीय परंपरा से प्राप्त करते हैं। वह आत्मबल की बात, वह अहिंसा की बात, वह सत्य के प्रति आग्रह, वह सारा, वह क्षमा के प्रति आग्रह, यह सब महात्मा गांधी भारत की परंपरा से प्राप्त करते हैं। अहिंसा परमो धर्मो की परंपरा से लेते हैं। इसलिए भारत की सांस्कृतिक परंपरा के बहुत महत्वपूर्ण, सबल, समर्थ संवाहकों में महात्मा गांधी आज हमें दिखाई पड़ते हैं। और जब हम उन्हें इस रूप में देखना प्रारंभ करेंगे कि वे परंपरा के लिए संवाहक हैं, तो आप याद करेंगे महात्मा जी कहते थे, भारत की पूरी सभ्यता, संस्कृति का साहित्य यदि दुर्भाग्य से कभी नष्ट हो जाए तो उसमें केवल यदि ईशावास्योपनिषद बच जाएगी तो भारत बच जाएगा। और ईशावास्योपनिषद के भी पहले मंत्र को उन्होंने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुद्धिथा नाग्रह कस्यस्तु धनम। ये अपने आप में ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणी में है, सब में वही ईश्वर व्याप्त है, सब में वही है, सब मेरे जैसे हैं, सब समान हैं, सब में एकत्व है, एकात्म है। यह जो एकात्म है, अब एक बात पुनः याद करिए, भारत की परंपरा में, आधुनिक भारत में भी यदि हम याद करते हैं तो स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जिस परंपरा, जिस भारतीयत्व की बात करते हैं, मैं उसे हिंदुत्व नहीं कहता, वो भारतीयत्व है। और उस भारतीयत्व की परंपरा को श्री अरविंद आगे ले जाते हैं, उसी भारतीयत्व की परंपरा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आगे ले जाते हैं, उसे एकात्म मानववाद में परिवर्तित करते हैं। तो एकात्मता का यह भाव जो ईशावास्योपनिषद का है, बाद में श्री कृष्ण भी आपने पढ़ा होगा, गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। सब प्राणियों के हृदय देश में ईश्वर व्याप्त रहता है, वह ईश्वर सब में समान है, सभी प्राणियों में, सब भूतों में। इसीलिए सर्वभूत हिते रता की कल्पना से महात्मा गांधी सबकी चिंता करते हैं। वे आपको हमको बकरी की चिंता करते हुए, गाय की चिंता करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। वो केवल राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं करते, वो केवल राजनीतिक स्वातंत्र की बात नहीं करते, वे केवल परतंत्रता से बाहर आने की बात नहीं करते, वे समाज सुधार के लिए व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, चरित्र निर्माण की बात करते हैं, आत्मबल की बात करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी आज की प्रासंगिकता में, आज की आधुनिकता में अपरिग्रह की बात करते हैं। हमने आपने इस कोविड-19 के संकट में हम सब आभासीय तरीके से मिल रहे हैं। यदि ये संकट ना होता तो आदरणीय योगेंद्र सिंह जी ने मुझसे कहा होता वाराणसी आओ, मुझे तो पारिवारिक कारणों से भी वाराणसी आने में बड़ा लाभ होता, मैं आता और आपके विश्वविद्यालय में आता, कुछ लोगों से मिलता। लेकिन ये जो असंभव हुआ, ये इसलिए हुआ कि हमने प्रकृति से सामूहिक रूप में, मनुष्यों के रूप में हमने प्रकृति का दोहन किया, हमने अपरिग्रह नहीं किया। आपने देखा कोविड-19 ने सबको अपरिग्रह सिखा दिया, सबको भारतीय शिष्टाचार प्रणाम करना सिखा दिया, सबको लोकाचार में परिवर्तन करना सिखा दिया, सबको ये विचार दे दिया कि ये सारा भौतिक समृद्धि, सारा ऐश्वर्य, सारी
संपन्नता सब रखी रह जाती है। विकास के सारे प्रतिमान विश्व के समक्ष स्वयं को विकसित घोषित करने वाले, समृद्ध घोषित करने वाले राष्ट्रों की सारी संपत्ति, सारी संपदा, बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े हवाई अड्डे सब बंद होते हुए हमने आप में देख लिए। ये निस्सारता, ये निरर्थकता, ये मिथ्या होना इस समृद्धि का हमने आप में देख लिया। गांधी इसकी ओर बार बार इंगित करते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत होना है। आपको याद है स्वावलंबी गांवों की बात महात्मा गांधी बहुत वर्षों पहले कहते हैं। हमने आपने देखा कि हमने राजनीतिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम पर जो हमने पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप बना डाला, मैं प्राय कहता हूं, बहुत निर्भीकता से कह रहा हूं, विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते नहीं, एक विद्यार्थी, एक शिक्षक के नाते, समाज विज्ञान के विद्यार्थी के नाते, समाज को देखने के एक अनुसंधानकर्ता के नाते कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने जो कल्पना की थी पंचायती राज की, हमारा आज का पंचायती राज उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखता। महात्मा गांधी पंचायती राज की व्यवस्था में एक स्वावलंबी ग्राम्य समाज की कल्पना करते थे, जो परस्पर सहयोगी होगा, परस्पर सामंजस्य से चलेगा। वो एक दूसरे के विरुद्ध कोर्ट केस नहीं करेगा, वो एक दूसरे के विरुद्ध हत्याएं नहीं करेगा, राजनीतिक लालचों में, वोट के लालच में लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करेगा, जातियों में नहीं बांटेगा, धन दौलत के आधार पर, शराब बेचने के आधार पर, बांटने के आधार पर वोट इकट्ठी नहीं करेगा। ऐसी कल्पना नहीं की थी महात्मा गांधी ने। ये सब होगा जो आज हो रहा है। इसलिए एक बार फिर से सोचिए, आधुनिक भारत को, आधुनिक नूतन भारत को जो आवश्यकताएं हैं, नूतन भारत की परिकल्पना विश्व भर के सामने, हमें ज्ञान आधारित विश्व व्यवस्था में खड़े होना चाहते हैं। हम विश्व गुरु बनने का संकल्प लेकर खड़े हुए हैं। हमारी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो हमारे पूरी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने को उद्यत है। वह प्रत्येक स्तर पर भारत विद्या, भारत केंद्रित भारतीय विचार को सम्मिलित समाहित करती है। वो विद्यार्थी के संपूर्ण, केवल अकादमिक नहीं, उसके संपूर्ण चारित्रिक नैतिक विकास की बात करती है। ऐसे में गांधी जी शिक्षा को किस रूप में देखते थे, जरा एक बार विचार करने की आवश्यकता है। गांधी जी के लिए भी शिक्षा संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास का एक माध्यम थी। वो केवल अकादमिक रूप से उपाधि वितरण करने का मात्र माध्यम नहीं थी। इसलिए आज नूतन भारत में हम अपने गांवों को मध्यम और लघु और सूक्ष्म उद्योगों की बात भारत सरकार कर रही है निरंतर। नूतन भारत एमएसएमई जिन्हें कहा जाता है, मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योगों के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम विश्व भर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। तो हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भी अग्रसर हैं। आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होने के लिए हमारे ग्रामीण समाजों में, हमारे स्थानीय समाजों में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में, नगरों में जो लघु उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करने की योजना बन रही है इस समय। आज 70 साल बाद हमें विचार करना पड़ रहा है। गांधी जी उस समय भी इन कुटीर उद्योगों को सबल बनाने की बात निरंतर करते थे। तो महात्मा गांधी के विचारों में उस समय में, इतने वर्षों पूर्व जो उन्होंने कल्पना की, जो विचार रखा, वो ये सोच कर रखा कि आज भारत 1909 में हिंद स्वराज का महात्मा गांधी की संकल्पना की अवधारणा के बारे में आप सोचें तो वो आज 2020 के भारत के बारे में भी सोच रहे होंगे। कई बार ऐसा देखने में लगता है। महात्मा गांधी की भारत की संकल्पना नूतन भारत की संकल्पना थी। मुझे कई बार लगता है दूरदृष्टा होते समय व्यक्ति बहुत दूर तक देख पाता है। महात्मा जी बहुत दूर तक देख सकते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर संसदीय लोकतंत्र हमें क्या दे पाएगा, उसके देने की कितनी सीमाएं हैं, उसे भी समझ लिया था। इसीलिए आपने देखा वे हिंद स्वराज में लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर संसदीय लोकतंत्र के प्रति बहुत अच्छे विचार नहीं रखते। कहा कि जो मैंने हिंद स्वराज में कहा है उसमें संसदीय लोकतंत्र के संबंध में मैंने 2 शब्द ऐसे प्रयोग किए हैं जिसमें मेरी कुछ महिला मित्रों ने आग्रह किया है कि उन्हें बदल दिया जाए। वो अधिक कठोर हैं, इसलिए उन 2 शब्दों मात्र को मैं बदलने को तैयार हूं। और उन्होंने वो 2 शब्द बदले, अन्यथा पूरे अपने विचार में वे इस बात पर बात करते रहे। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए
क्या किया जा सकता है, लोगों के सबलीकरण के लिए क्या किया जा सकता है, शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा को एक चरित्र निर्माण का आधार बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो नूतन भारत भी आज उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। नूतन भारत भी अपरिग्रह को अब हम धीरे धीरे इस पर बात करने लगे हैं। कोविड-19 के संकट ने एक बार हमारे आपके सामने अपरिग्रह का विषय फिर से ला दिया है। बहुत अधिक संचय ना करें, ये निस्सारता, इसीलिए मैंने कहा पारंपरिकता की बात गांधी जी भारतीय परंपरा से प्राप्त करते हैं। भारतीय परंपरा में हम आप जानते हैं, हमारे आपके घरों में बहुत वृद्धावस्था में जब आयु के अंतिम वर्ष होते हैं तो लोग घरों में बुजुर्गों से कहते हैं अब ईश्वर का नाम लो, धर्म का आचरण करो। हमारी परंपरा कहती है प्रत्येक क्षण ऐसा लगे कि ये अंतिम क्षण है। जैसे मृत्यु ने केश से पकड़ रखा है, विहित इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे, जैसे मृत्यु ने केशों से पकड़ रखा हो, बस लेकर जाने वाली हो, उस समय जैसे हमें धर्म सूझता है ऐसे ही जीवन भर धर्म का आचरण हमें इस प्रकार से करना चाहिए। सबलता पूर्वक, आग्रह पूर्वक, पूरी निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। महात्मा जी ने जीवन भर, पूरे अपने जीवन भर धर्म का आचरण उसी रूप में किया। आज हम राजनीति के अधर्मी व्यवहार के प्रति, बहुत से राजनीतिक दलों के, बहुत से राजनीतिक व्यवस्था में संलग्न व्यक्तियों के अधर्मी दुराचार के प्रति चिंतित होते हैं, नाराज होते हैं, क्रोध में आते हैं, क्षुब्ध होते हैं। आप विचार कीजिए, महात्मा जी सार्वजनिक जीवन में नहीं, संपूर्ण जीवन में व्यक्तियों के धर्म पूर्वक आचरण की बात करते रहे। महात्मा जी कहते थे राजनीति अधर्मी नहीं होनी चाहिए, उसे धर्मयुक्त ही होना चाहिए। दुर्भाग्य से आधुनिक भारत के राजनेताओं ने और विशेष रूप से हमारे अकादमिक संस्थानों ने भी धर्म को रिलीजन का पर्यायवाची, समानार्थक मान लिया और बराबर खड़ा कर दिया, जबकि रिलीजन कुछ और था, धर्म कुछ और था। भारत के धर्म की व्याख्या आचरण की थी, कर्तव्य बोध की थी, दायित्व की थी। वह जो दायित्व की, कर्तव्य की व्याख्या थी वह गांधी की व्याख्या है। आज भी उसी व्याख्या की आवश्यकता है। आज का भारत, आधुनिक भारत, नूतन भारत इस रूप में हमारे आचरणों को नियंत्रित कर सके, मर्यादित कर सके, हमारे व्यवहार को लोक व्यवहार के साथ संयुक्त कर सके। आप विचार करके देखते हैं और आधुनिक भारत में मैं आप सब सामान्य जीवन में जब चलते हैं तो विचार करें हमारा सार्वजनिक व्यवहार कितना अनियंत्रित है, हमारा सार्वजनिक व्यवहार कितना अमर्यादित है, कितना अनुशासनहीन है। आज भारत के प्रधानमंत्री को, आजादी के 70 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा लाल किले की प्राचीर से स्वाधीनता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर कि हमें स्वच्छता का आग्रह करना है। ये इसीलिए कहना पड़ा कि हमने अपने देश को, अपने समाजों को, अपने सड़कों को, अपने मोहल्लों गलियों को, अपने रास्तों को, सबको अपने निकलने वाले कूड़े से, ढेर से पटा डाला है। वह कूड़ा, वह गंदगी हमारे आपके द्वारा इकट्ठी की हुई है, उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस स्वच्छता की ओर महात्मा जी प्रारंभ से बात करते थे। उन्होंने बहुत बार इस प्रकार के आग्रह हमारे सामने रखे। वो स्वच्छता का आग्रह आज नूतन भारत में महात्मा जी का ही स्वच्छाग्रह है, इसीलिए भारत की सरकार उसे स्वच्छाग्रह कह रही है। के आग्रह के साथ यह स्वच्छता समाज सुधार में भी, समाज के व्यक्तियों में, समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति जो हमने विभेद उत्पन्न किए थे, उन विभेदों को आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, मुझसे अधिक जानते हैं। हमारे बहुत सारी कुप्रथाएं कुछ कारणों से आई, बहुत सारी कुप्रथाएं जिन्हें हम भारतीय समाज की कुप्रथाएं कहते हैं, वे बहुत सारी हमारे आक्रांताओं से बचने के कारणों में आई। हम विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं करने लगे जो कुप्रथाओं में परिवर्तित हो गई। मैं उस इतिहास में आज जाने की दशा में नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, उन कुप्रथाओं से धीरे धीरे हमने जूझना भी सीख लिया, स्वयं को परिवर्तित करना भी सीख लिया, स्वयं को बदलना भी सीख लिया। और उस कुप्रथाओं को बदलते समय ही भारत के आज आप विचार करके देखें कि हमारी, जिसे हिंदू कहा जाता है, मैं प्राय उसे भारतीय कहता हूं क्योंकि वो भारत की परंपरा है। भारत की परंपरा में, सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा में, धार्मिक परंपरा में बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं आई जिनसे दयानंद जी जूझे। मैंने उनका उल्लेख किया, स्वामी दयानंद उनसे जूझते रहे, उनसे स्वामी विवेकानंद भी जूझते रहे।
उनसे ज्योतिबा फुले भी जूझते रहे, उनसे गांधी भी जूझते रहे, उनसे अंबेडकर भी जूझते रहे, उनसे दीनदयाल जी भी जूझते रहे, उनसे आज की व्यवस्था भी जूझ रही है। बहुत सारी हमने समाप्त कर ली, बहुत सारी हमने बदल ली, बहुत सारी रह गई हैं, बहुत सारी और बदलेंगी। अर्थ है समाज निरंतर परिवर्तित होता है, स्वयं को परिष्कृत परिमार्जित करता है, और हमने सहस्त्रों वर्षों की परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जो परंपरा से निरंतर प्राप्त किया है, जो आज भी हमारे साथ चलता आता है। वो सनातन है, वो अक्षुण्ण है। वह जो सनातन और अक्षुण्ण है उसे बचा कर रखना, दूर आगे के भविष्य के लिए और दृष्टि रखना, और वर्तमान की चिंता करना। मैं कहता हूं हमें इन तीनों का संयोग करना है। महात्मा जी की दृष्टि में तीनों थे। महात्मा जी अतीत को बहुत सम्मान की दृष्टि से, उसमें आने वाली कुरीतियों को बदलने के लिए उद्यत होकर, ऐसा नहीं कि उसका संपूर्ण तिरस्कार और त्याज्य बनाकर अलग कर दें, उपेक्षा कर दें। वे जानते थे कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में जो कुरीतियां आई हैं, उनके जो भी कारण रहे हों, उन्हें परिवर्तित करने के प्रयास महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं नूतन भारत में आज अपने विद्यार्थी मित्रों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी दृष्टि इस रूप में हो कि दूर भविष्य तक हम देख सकें, अपने अतीत को साथ लेकर चलें और वर्तमान की चिंता करते रहें। समसामयिकता की उपेक्षा ना करें, समकालीनता की उपेक्षा ना करें, समकालीनता समसामयिक को सामने संबोधित करते रहें, दूर भविष्य की ओर विचार करते रहें। आज से 20 साल 30 साल बाद का भारत कैसा होगा, आज से 50 साल बाद का भारत कैसा होगा, और आज से 5000 साल पहले का भारत क्या था। इन सब का संयोग बनाकर ही हमारी नूतन भारत की संकल्पना आगे बढ़ सकती है। महात्मा जी अपने पूरे जीवन में दूर तक देखते हुए, आपको याद है 1942 में जब वो भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं, उस समय बहुत सारे लोग उन्हें यह भी समझाते हैं कि अब आप अंग्रेजों के इस युद्ध में साथ देने की बजाय दूसरे पक्ष का साथ दे दो, और वे उसका साथ नहीं देते, क्योंकि वो दूर तक देख रहे हैं। वे केवल युद्ध तक नहीं देख रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति मात्र तक नहीं देख रहे थे। इसलिए कई बार मुझे लगता है जो व्यक्ति एक पानी के जहाज में लंदन से चलते हुए डरबन जाते हुए और 1909 में भारत के अपने प्रवास, संपूर्ण प्रवास के बारे में कल्पना ना होते हुए भी भारत के आधुनिक भारत, भावी भारत के जीवन के लगभग प्रत्येक आयाम को संबोधित करते हुए प्रश्नोत्तरी बना सकता है। वो प्रश्न भी सोच सकता है कि प्रश्न क्या होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे। आपने देखा तो हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखी गई, वो प्रश्नोत्तरी के रूप में लिखी गई। एक व्यक्ति को प्रश्न पूछता है, संपादक के रूप में वो उसका उत्तर देते हैं। इसका अर्थ है जितनी जिज्ञासाएं, जितने कौतूहल उत्पन्न हो सकते थे, उनको भी समेकित करते हुए और उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उनकी ओर दिशा बताते हुए महात्मा गांधी एक विराट दृष्टि रखते हैं। और वो विराट दृष्टि तभी संभव है जब वो अतीत को देख रहे थे, जब वो दूर भविष्य की चिंता कर रहे थे और वर्तमान को संबोधित कर रहे थे। इसलिए नूतन भारत में हमारी सारी संकल्पनाएं मात्र भौतिक समृद्धि या ऐश्वर्य ना हो, मात्र विश्व भर में आर्थिक महाशक्ति बनने की ना हो। हम विश्व के समक्ष आर्थिक रूप में कभी विपन्न नहीं थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में आप देखें कि अंग्रेजों के आधिपत्य से पूर्व विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में हमारा अंशदान 30% से अधिक रहा। तो विश्व में हम कभी विपन्न नहीं थे। मैं पुनः कहूंगा, आप लोग इतिहास के मुझसे अधिक ज्ञाता हैं, यदि हम विपन्न होते तो हम पर इतने आक्रमण न होते। हम पर इतने आक्रमण निरंतर हुए क्योंकि हम निरंतर संपन्न रहे। तो हमारी संपन्नता अपनी जगह थी, लेकिन हमारी पहचान संपन्नता से नहीं थी, हमारी पहचान विश्व गुरु होने से थी, हमारी पहचान विश्व भर को मार्ग दिखाने से थी। इसीलिए भारत विश्व के कल्याण की चिंता करता है। भारत का ऋषि, भारत की परंपरा कभी व्यक्ति या एक क्षेत्र विशेष, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष, एक उपासना पद्धति मानने वाले विशेष वर्ग की चिंता नहीं करता। इसीलिए भारत का महात्मा गांधी संपूर्ण विश्व की चिंता करता है। विचार करिए, इसीलिए भारत का महात्मा गांधी विश्व भर के लिए उपादेय होता है, विश्व भर के लिए प्रासंगिक होता है, और विश्व भर उनके वैचारिकी में से कुछ ना कुछ अपने लिए उपादेय निकालने के लिए समर्थ है। यह भारत के महात्मा गांधी के
पूरे व्यक्तित्व का ही नहीं, कृतित्व का ही नहीं, उनकी वैचारिकी का बड़ा अवदान है कि हम विश्व के कल्याण की कल्पना कर सकते हैं। तो विश्व के कल्याण की कल्पना करते समय निश्चित रूप से यह भी विचार आता है, हमारे लिए सब समान है, हमें सबके प्रति संवेदनशील होना है। हम आज के नूतन भारत में राजनीतिक व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता के बारे में कई बार चिंतित होते हैं। आप देखते हैं महात्मा जी की संवेदनशीलता वो प्रत्येक प्राणी में दिखाई पड़ती है। मैंने उल्लेख किया कि बकरी के बारे में, बहुत सारे लोगों ने महात्मा जी के जीवन को पढ़ा है, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं की, लेकिन उनको स्वीकार किया, उनको आत्म रूप में माना, उन्होंने स्वीकार किया कि मुझसे गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, त्रुटियों का सहज स्वीकार। और एक और महत्वपूर्ण बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, महात्मा जी की एक और बड़ी क्षमता है, नूतन भारत में उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर एक वैचारिक रूप से एक बहुत असहिष्णुता बहुत वर्षों से, इसे उस असहिष्णुता में न लिया जाए तो कुछ वर्ष पहले कुछ प्रायोगिक लेखकों ने कह दिया था कि वैचारिक असहिष्णुता हुई है एक राजनीतिक व्यवस्था से, उनकी अपनी असहमति और उसे पचा न पाने के कारण उन्होंने कहा। लेकिन मैं इसे सामाजिक जीवन की असहिष्णुता कहता हूँ। सामाजिक जीवन में हमारे अंदर एक बड़ी असहिष्णुता अनेक वर्षों में धीरे धीरे घर कर गई है। वह सांप्रदायिक भी है, वह जातिगत भी है, वह वैचारिक भी है। बहुत बार हमें कोई फिल्म पसंद नहीं आती और हम उसके फिल्म में काम करने वाले लोगों के विरुद्ध बहुत अभद्र शब्दों का उपयोग करते हैं। वहीं फिल्म लगती है, उसके पोस्टर फाड़ते हैं, सिनेमा हॉल में लोग तोड़ फोड़ करते हैं, कोई किताब आती है उसके विरुद्ध यही होता है, कोई कुछ हमसे जो सहमत नहीं है हम उसे सुनने को तैयार नहीं होते। भारत की परंपरा ये नहीं सिखाती। महात्मा जी आप जरा चिंता करिए, मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ इस समय, महात्मा गांधी जीवित थे, बड़े राजनेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। मैंने कई बार इस बीच में कहा वे आत्मबल क्षमा की बात करते थे। भारत के बाद के राष्ट्र कवि कहे जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर ने क्षमा, आत्मबल, अहिंसा को उस समय लिखी गई कुरुक्षेत्र में आलोचना की। क्षमा शोभती उस भजन को जिसके पास सरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषयहीन विनीत सरल हो। कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता, देह का संग्राम है, पाशविकता खड़क जब लेती उठा, आत्मबल का एक वश चलता नहीं, योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। ये सब कहा दिनकर ने, लेकिन महात्मा जी उनके लिए उतने ही आदरणीय रहे। यह जो असहमति थी वो विरोध में परिवर्तित नहीं हुई। इसका अर्थ है आज नूतन भारत में यह भी समझने की आवश्यकता है, हमारी वैचारिक असहमतियां, हमारे वैचारिक मतभेद मनभेद न बने, हमारे विरोध न बने, एक दूसरे के प्रति शत्रुता न बने। बड़े सौभाग्य की बात है 1990 के बाद से विश्व भर में वर्गों में, समाजों में, संप्रदायों में, जातियों में, क्षेत्रों में, भाषाओं में, धर्मों में, उपासना पद्धतियों में शत्रु भाव स्थापित करने वाले और अहिंसा को छोड़कर हिंसा के आधार पर ही आगे बढ़ने का विचार रखने वाले वामपंथ का क्रमिक अवसान हो गया है, वह विचार लगभग नष्ट हो गया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे में हमें अवश्य समझना है कि हमारी वैचारिकी में भारतीयता जो सबको साथ लेकर चलती है और कहती है एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जा सकता है। मैं जिस बात को इतनी देर से कह रहा हूं, आपके पहले दो वक्ता आए होंगे, उन्होंने भी गांधी पर बोला, आप और भी वक्ताओं को बुलाएंगे, वे भी गांधी पर बोलेंगे। सबके बोलने की पद्धति अलग हो सकती है, उनकी अंतर्वस्तु अलग हो सकती है, विश्लेषण की शैली अलग हो सकती है, लेकिन वे विचार एक दूसरे के विरोध ही नहीं है। ये जो सहमति है ये भारतीयता की सहमति है, ये भारतीयता का विचार है। इस भारतीयता के विचार का परिणाम है, मैंने कहा इतने सारे आक्रांताओं को भी हमने अपने संपूर्ण राष्ट्र में समाविष्ट कर लिया। हमारी सारी भारतीयता इसी मूल विचार पर आधारित है। इसलिए आज नूतन भारत में महात्मा गांधी को स्मरण करते समय हमें उनके अपरिग्रह, हमें उनके इस स्वावलंबी भारत, इन सब विचारों पर एक बार पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है, विश्लेषण अनुशीलन की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि महात्मा गांधी को एक और अंतिम बात कहूंगा, बस देवत्व प्रदान करने की बजाय
मनुष्यत्व प्रदान करते रहें, एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में उनकी समालोचना करते रहें, उनका विश्लेषण करते रहें, उनका अध्ययन अनुसंधान करते रहें। देवता बनाकर, मूर्ति बनाकर पूजने में एक असुविधा है, फिर कोई आलोचना नहीं हो सकती, फिर कोई समीक्षा नहीं हो सकती। वह समीक्षा, हाँ, समीक्षा आलोचनात्मक दृष्टि से ना हो, यह ध्यान रखना भी भारतीय परंपरा कहती है। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, वेद कहता है हम मित्र की दृष्टि से समीक्षा करें। हम सब महात्मा गांधी की समीक्षा अवश्य करें कि हम क्यों याद करें गांधी को इसलिए याद करें, उसके कारण क्या है, इन सब पर हम एक समालोचनात्मक दृष्टि से, सहृदयता की दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से विचार करेंगे। ये जो आपने व्याख्यान माला प्रारंभ की है, ये निश्चय ही गांधी को देखने की एक नई दृष्टि समेकित रूप में, सामूहिक रूप में, और जो सामूहिक मेधा हमको प्राप्त हो रही है उसके साथ हमारी दृष्टि को परिमार्जित करेगी। कोविड-19 के इस संकट के समय आप सब लोग सुरक्षित रहें, संक्रमित होने से बचें, दूसरों के संक्रमण को भी बचाएं। आप सब स्वस्थ रहें, आनंद रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये कोविड-19 के दौर में कि गांधी जी के विचार किस तरह से प्रासंगिक हैं, बहुत अच्छी बातों को हम लोगों के सामने रखा। हम लोग बहुत ही लाभान्वित हुए आपके ज्ञान से, हम लोगों ने भी जरूर कुछ उसमें पाया है। अब आगे मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने विभाग की वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर जया कुमारी आर्यन मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर जया मैम। नमस्कार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इतिहास विभाग द्वारा आयोजित शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में व्याख्यान माला क्यों याद करें हम गांधी को इस कड़ी में है। इसी क्रम में आज तीसरे दिन यह व्याख्यान हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर राजीव कुमार शर्मा, माननीय कुलपति जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। सर ने महात्मा गांधी के विचारों पर, उनके व्यक्तित्व पर बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाश डाला। जैसा कि सर ने बताया है कि महात्मा गांधी के जो विचार थे वह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण थे, उसको हमको जीवन में अपने उतारना चाहिए। और उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के जो विचार रहे हैं वह मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन ही नहीं रहा है, सामाजिक आंदोलन भी रहा है। और उन्होंने समाज को किस तरह से, मतलब कि उनमें तमाम कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उसके दूर करने के लिए भी उन्होंने अपने आंदोलन चलाए। और इसके साथ ही उनका ऐसा विचार रहा है जिसको कि समाज पर उसका बहुत ही प्रभाव पड़ा। और उन्होंने उनके ऊपर बहुत, उनके विचारों को लेकर, उनकी दृष्टियों को लेकर के जो है बहुत, उन्होंने भी महात्मा गांधी ने भी कई पुस्तकों की रचना की, लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। और उनके व्यक्तित्व कृतित्व को करीब 100 वॉल्यूम में भी वर्णन किया गया है, जिसको आज हम देखते हैं, समझते हैं हमारे जीवन में, मतलब कि वह बहुत ही अनुकरणीय है, सार्थक है। तो इस तरह उन्होंने अपने बहुत ही कम समय में अपने विचारों को हम लोगों के बीच रखा। इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि सर के इन विचारों से हम सभी बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। और इसी धन्यवाद के क्रम में मैं जो है अपने कुलपति महोदय जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने हमेशा हमको व्याख्यान करने के लिए, कोई भी सेमिनार करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो हम समझते हैं से जुड़े होंगे, हम अभी शायद देख नहीं पा रहे हैं उनको। तो सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी धन्यवाद के क्रम में मैं अपने विभागाध्यक्ष और गांधी अध्ययन के बौद्ध अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी और गंगापुर परिसर के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र सर जी, विभागाध्यक्ष को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि सर के प्रोत्साहन के द्वारा ही हम सभी कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो सर के द्वारा ही, सर के प्रोत्साहन से ही हम लोग इस
व्याख्यानमाला का जो है लाभ ले रहे हैं और सर का जो है इस तरह हमेशा निरंतर सहयोग बना रहता है, प्रोत्साहन बना रहता है, जिससे कि यह व्याख्यानमाला शुरू हो रहा है जो कि पिछले 2-3 सप्ताह से ही चल रहा है। कई व्याख्यानमाला हो चुके हैं, तो इसी क्रम में आज जो है तीसरा व्याख्यानमाला रहा है। इसका जो है हम लोग बहुत ही लाभ ले रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में मैं अपने विभाग के सभी अध्यापकगण का भी इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही टेक्निकल सहायता के लिए मैं जो है सुमित घोष जी का और डॉक्टर अनिल कुमार जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही मैं इससे जुड़े हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो है अध्यापकगण जुड़े हुए हैं, शोध छात्र जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ ही हमारे विभाग की वरिष्ठ आचार्य हैं प्रोफेसर राजबाला सिंह जी, इनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और भी अध्यापकगण जुड़े हुए हैं जिसमें डॉक्टर अंजना वर्मा जी हैं, डॉक्टर अलका पांडे जी हैं, डॉक्टर अंजू सिंह जी हैं, शैलेश जी हैं, गौतम जी हैं, सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसके साथ ही अगला कार्यक्रम कल शुरू होगा, जो कि यह कार्यक्रम जो है 26 से पहले ही बता चुका गया है कि 26 अगस्त से 30 अगस्त तक, कल भी यह 11 बजे से शुरू होगा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ कल 11 बजे से, और सभी लोगों को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। एक बार भाई साहब को नमस्कार। राम सर। सादर प्रणाम सर, बहुत अच्छा लगा और हम लोग आपके स्नेह के कृतज्ञ हैं और इतना तथ्यात्मक और ज्ञान परक जो आपने उद्बोधन दिया नेता के साथ, और जो हम लोग को आपने गरिमा प्रदान की, इसीलिए हम लोग व्यक्तिगत आपके आभारी हैं और ऋणी हैं, और काशी विश्वनाथ से पुनः हम लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आभार सर, ऐसे ही आपका बराबर स्नेह हम लोग पर बना रहे। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम। सर आपकी अनुमति हो तो मीटिंग एंड किया जाए। हाँ, मीटिंग कर दीजिए, खत्म करिए। ओके, थैंक यू, सबको धन्यवाद। थैंक यू सर।